कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में हम जानना चालू करते हैं। तो ये आपके सामने एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ये रखा हुआ है। ये इसमें आपको ये अपवर्तक फलक दिखाई दे रहा है, यहाँ आयताकार फलक है। ये वाला फलक आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ आयताकार की फॉर्म में, ये आयत के रूप में हमें दिखाई देता है ऊपर की ओर रखा हुआ। ये पूरा का पूरा पृष्ठ जो है आयत के रूप में दिखाई देगा। तो ये आयताकार फलक यहाँ दिखाया हुआ है, इसको हम अपवर्तक सतह बोलते हैं। इधर वाले को ये जो कोर है, ये वाली जो कोर ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, पैनी सी होती है, बिल्कुल नुकीली टाइप की होती है, इसको कोर बोलते हैं। ये अपवर्तक कोर कहलाती है। अब ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर एक कोण बनता हुआ, ये कोण बना हुआ है आपका, देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा हूं मैं आपको सही से। ये जो कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कोण जो है आपका प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। इस वाले कोण को हम प्रिज्म का कोण ए कहते हैं। और ये आपका आधार हो गया, त्रिभुज का जैसे आधार होता है वैसे ये आधार दिखाई दे रहा है। तो ये आधार त्रिभुजाकार फलक कहलाता है। ये प्रिज्म के बारे में समझा रहा हूं मैं। अब प्रिज्म को सिंपल रूप से हम ऐसे दिखाते हैं, ये ए बी सी करके। तो प्रिज्म का ये जो कोण है इसको प्रिज्म का कोण ए कहते हैं। और मोस्टली ए का मान 60 अंश का ही होता है, नाप के भी देखना 60 अंश का ही मिलेगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ये अपवर्तक फलक कहलाएगा और राइट हैंड साइड वाला भी अपवर्तक फलक है। बीच में आपको ये पूरा प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ये इसका आधार हो गया। तो ये प्रिज्म का रेखा चित्र है। इसी पर हम अधिकतर अपने प्रश्नों को हल करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्नों के बारे में कि कैसे क्या होता है। तो ये हमारा एक देखो डायग्राम, रे डायग्राम दिखाई दे रहा। सबसे पहले ये प्रकाश की किरण पी से चलती हुई आ रही है, मैं इसमें डार्क करता हुआ दिखाई दूंगा आपको। ये आपका पी तक पहुंच रहा है, ये आपकी प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही है। तो ये आपतित प्रकाश किरण हुई। इसके बाद जिसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए था। मैं डॉटेड करके दिखा भी रहा हूँ, लाइन को आपको दिखाई देना चाहिए। ये आपका पेन से डॉटेड में दिखा रहा हूँ करके, आपको यू तक जा रहा है, सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में कुछ मुड़ जाती है। मुड़ करके जो है इस पथ का अनुसरण करती है। ये पथ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये सीधा इधर को आ जाती है। तो ये प्रकाश किरण इधर अपवर्तित किरण कहलाती है। ये क्या चीज है? आपतित किरण। आपतित किरण है ये कौन सी किरण हुई? अपवर्तित किरण। मैं यहां लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अपवर्तित किरण। और ये फिर बाहर की तरफ निकल जा रही है। बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, ये बाहर की तरफ जा रही है, आपको ये दिखाई दे रही होगी जाते हुए बाहर की तरफ किरण। तो ये जो प्रकाश किरण है, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, ये किरण आपकी क्या सी? निर्गत किरण है। निर्गत किरण इस तरह से बना। अब इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये देखो पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहां पर ये कोण वास्तव में एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम विचलन कोण कहते हैं और डेल्टा से दिखाते हैं, ये डेल कहलाता है। इसको कहते हैं हम विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण को हम डेल से दिखाते हैं। यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं मैं, डेल क्या है? विचलन कोण। अब ये जो आई कोण दिखाई दे रहा है, ये आई जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपतन कोण है। आपतन कोण आई है। और ये जो आर दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तन कोण है। आर से दिखाते हैं इसको, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। ये अपवर्तन कोण। इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये निर्गत कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ ई से दिखा रहे हैं इसको, ये निर्गत कोण है। और ये विचलन कोण है। तो ये चित्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसी चित्र के द्वारा हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का एक सूत्र स्थापित करेंगे, जिस सूत्र का जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, ये चित्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये आपतन कोण आई है और ये जो विचलन कोण है डेल्टा, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपतन कोण दिखाई दे रहा है या नीचे की ओर, ये आपतन कोण है। ये आपतन कोण आई है, ये एक्स अक्ष पे लिया हुआ है। और इधर विचलन कोण है डेल्टा, जो कि वाई अक्ष पे लिया हुआ है। जब इसमें ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, नीचे चलता हुआ फिर ऊपर को उठ जाता है ये। तो इसमें एक न्यूनतम स्थिति ढूंढनी पड़ती है। ये आपको डेल एम की दिखाई दे रही है, डेल एम जहां लिखा हुआ है, ये लंब डाल देते हैं इस पे, और इधर की तरफ ये लेकर के आते हैं आई पे। तो ये जो कोण बनता है इसको हम डेल एम कहते हैं, यानी अल्पतम विचलन कोण। ये जो है डेल एम क्या हो गया? डेल एम लिखते हैं, ये क्या हुआ? अल्पतम विचलन कोण।
या न्यूनतम विचलन कोण कह दीजिए। तो ये ग्राफ की सहायता से, इसका प्रैक्टिकल भी है आप लोगों के यहाँ बच्चों, उसको जब करवाएंगे तब उस टाइम देखेंगे। ये बहुत सारे प्रिज्म प्रिज्म एक ही रहता है, लेकिन बहुत सारे इसके चित्र बनाने पड़ते हैं अलग अलग कोण पे, आई के अलग अलग मान पे हम लेके बनाते हैं। चलिए ये तो आपका हो गया। अब चलते हैं उस चित्र पे जहां से हमें डेरिवेशन करना है। ये है आपका वो चित्र। तो ये आपका पीओ दिखाई दे रहा है, ये आपतन कोण आई हो गया, ये वाला आपतन कोण हो गया। इसके बाद ये पी से क्यू तक गई है, ये आपका क्यू हो गया, क्यू से लेके आर तक पहुंच गया है ये, फिर आर से लेकर के एस तक प्रकाश किरण चलेगी। ये आर एस को हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये टी पर मिलती है, टी पर ये विचलन कोण ये बनता हुआ डेल एन दिखाई दे रहा है, डेल। और ये आपका जो वास्तव में पी क्यू था ये यू तक चला गया। और ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्रिज्म कोण ए है, ये वाला हमारा प्रिज्म कोण ए कहलाता है, जो कि 60 डिग्री के आसपास होता है। इस पर हमने लंब खींच दिया, ये एम ओ लंब खींचा हुआ, इधर से ओ एन लंब खींचा हुआ, ये आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कोण जो है R1 आपको दिखाया हुआ है, टोटल कोण होता है आई, जो इधर है इधर शीर्षाभिमुख कोण से आई हो जाएगा। तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, आई माइनस R1 हो जाएगा। इधर से भी देखो ध्यान, I1 कह दीजिए तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। इधर से भी ध्यान से देखो तो ये कोण I2 है, तो ये कोण I2 हो जाएगा। और ये R2 कोण है, तो ये जो बाकी बचा हुआ है ये I2 माइनस R2 हो जाएगा कोण। तो ये दोनों कोण आपको ध्यान रखना है, फिर इस कोण की हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इसमें ये 90 अंश का कोण बना हुआ होता है बच्चों। यहाँ पर भी ध्यान देना, ये 90 अंश का कोण बना होता है। इसका मतलब 90 और 90 ये तो 180 हो गया, तो ए का और ओ का योगफल भी 180 अंश होगा, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और ये त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में भी ऐसी बात कुछ करेंगे हम। तो इनमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लेकर चलेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्या करते हैं आगे। आगे का हम वर्णन करते हैं जरा अगले। ये आपको दिखाई दे रहा है वही चित्र है, ये सब कुछ आपतित किरण आई है, आई हो गया है कोण, यहाँ R1 है, तो ऊपर वाला कोण कितना बच गया था हमारा, ये वाला कोण बचा था I1 माइनस R1। ऐसे यहाँ पर भी कोण बचा था I2 माइनस R2। तो यही देखो, माना अपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R1 है, निर्गत कोण I2 तथा द्वितीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन कोण R2। इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। बिंदु Q तथा R से अभिलंब MO तथा NO खींचा तथा आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाओ, जिससे कि वे एक दूसरे को बिंदु T पर काटते हैं। तो देखो बिंदु T पे यहाँ दिखाई दे रहा करता हुआ। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं। चलिए देखो फिर से इस पे आ जाते हैं हम लोग, अब फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ये वाला PQR में, यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज QRT या TQR, एक ही मतलब है, इसमें ले रहे हैं। तो डेल्टा कोण है, ये जो वाला कोण जो दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण, ये आपका बहिष्ठ कोण कहलाएगा, क्योंकि बाहर की ओर बन रहा है इस त्रिभुज में। तो बहिष्ठ कोण में क्या होता है, अंतर समूह कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि डेल्टा जो बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2। अब इसमें डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 एक जगह कर लीजिए, और माइनस का R1 प्लस R2 एक जगह कर लेते हैं। चलते हैं हम आगे देखते हैं, और त्रिभुज में त्रिभुज हम लेना चालू करेंगे बड़े वाला। अब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, I1 बराबर I2 हो जाएगा और ये I के बराबर हो जाएगा, तथा क्या होगा, तथा R1 बराबर R2 हो जाएगा और ये R मान लेंगे, तो डेल्टा M लिखा जाएगा यहाँ। अब क्या हो जाएगा, ये I प्लस I हो गया और माइनस का इधर R प्लस R हो जाएगा। तो डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा, ये 2I हो जाएगा, माइनस का 2R हो जाएगा। तो इससे हम मान और निकालने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 होगी, जरूरत पड़ेगी वहां लेंगे। अब ले रहे हैं त्रिभुज QOR में। देखो ये रहा त्रिभुज QOR, ये रहा QO और R, इसमें इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कौन कौन से कोण है इसमें। कोण एक तो R1 है, दूसरा R2 है, प्लस कोण कौन सा है, ये आपका QOR बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। चलिए समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इसमें देखिए आप ऊपर ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है
चतुर्भुज है ए क्यू ओ आर ए में। चतुर्भुज कौन सा है? ए क्यू ओ आर ए में। क्या होगा? ये दोनों कोण तो 90-90 अंश के हैं, ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, तो इन सब का योगफल 360 लेंगे। तो जरा ले लेते हैं हम त्रिभुज कौन कौन सा कोण है। एक तो कोण ए है, प्लस ये वाला कोण 90 अंश का हो गया, इसको 90 अंश लिख लीजिए, प्लस यहाँ कोण आ जाएगा कौन सा? कोण क्यू ओ आर, प्लस कोण यहाँ पे 90 अंश का हो गया, इसको भी 90 अंश ले लीजिए, और प्लस 1 2 3 4 कोण हो गए हैं, तो बस अब ये प्लस नहीं लेना, बराबर 360 कर दिया जाएगा। तो इसको हम लेते हैं बराबर 360। तो ये 90-90 180 अंश हो गए। तो ये ए प्लस कौन सा? कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180। तो ए प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर हो गया 180 अंश। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 2 और 3 से ले रहे हैं हम। क्या लेना है? समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा? ये मान बराबर हो जाएंगे। क्या करेंगे? इनको हम घटा दें जरा, तो घटा के देख लेते हैं क्या बचता है। ये है पहले आपका कितना था? ये था ए प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर बराबर 180 अंश, और दूसरा क्या था? ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस कोण कौन सा है? कोण है क्यू ओ आर बराबर 180 अंश है। इसको घटा दीजिए, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये दोनों कोण कट गए, ये 180 भी कट गया। ये कितना आ गया? a माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या बात होती है कि R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। तो मान रख दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा R प्लस R, तो a बराबर हो गया 2R, तो R का मान आ जाएगा a/2। चलिए अब क्या हो जाएगा? ये a का मान जो है हमारा 2R आया है। अब ये मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां ले लेते हैं हम R का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए R का मान। तो डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा? 2I है, और माइनस का ये a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा। अब इस a को इधर ले आओ, तो डेल्टा M प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? 2I हो जाएगा, जो कि I बराबर देगा कितना? डेल्टा M प्लस a, और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये मान, दोनों मान आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे क्या होता है उसको हम देखते हैं। अभी हमने I का मान निकाला था डेल्टा M प्लस a/2, और R का मान a/2 निकाला था। तो स्नेल के नियम से देखते हैं, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। ये स्नेल का नियम है। ये म्यू जो है, जहां म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, ध्यान रखना है। जहां म्यू कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक है। चलिए इसमें I का मान रख दीजिए, तो म्यू बराबर हो जाएगा कितना? साइन I का मान देखिए कितना है? डेल्टा M है प्लस a है, और बटे में 2 है, और बटे में R का मान रख दीजिए a/2 है, तो साइन a/2 हो जाएगा। ये आपका सूत्र आ गया। ये प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जो आप लोगों को याद रखना है। यदि प्रिज्म का कोण पतला हो, यानी प्रिज्म का कोण कम हो, प्रिज्म का कोण हम पतला ले रहे हैं, तो ये जो है साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा को हम थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो म्यू बराबर देखो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा डेल M प्लस a/2, और बटे में a/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू बराबर कितना निकल के आएगा? ये म्यू बराबर हो जाएगा कितना आपका? ये हो गया डेल M प्लस का a, और बटे में a आ जाएगा।
तो इस ए की इधर गुना कर दीजिए, तो म्यू ए बराबर हो गया डेल एम प्लस ए। तो डेल एम बराबर कितना हो जाएगा, म्यू ए माइनस ए हो जाएगा। तो डेल एम बराबर इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। ये एक सूत्र आ गया है। जब पतले प्रिज्म लेते हैं तब के लिए ये सूत्र लगता है। इस सूत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आप लोगों के इसमें। अब चलते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक झिरी द्वारा श्वेत प्रकाश जा रहा है यहाँ पर, और ये प्रिज्म से टकरा रहा है। टकराने के बाद जो है अलग अलग जगहों से होता हुआ ये पर्दे पे अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैसे ये शब्द याद करते हैं विबग्योर से, VIBGYOR। ये वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रंग याद करने पड़ेंगे। रंग जो है विबग्योर शब्द से याद होता है, तो इसको आप लोग याद कर देंगे। तो ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसी की परिभाषा, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण यानी रंग, विक्षेपण मतलब मुड़ना। प्राप्त रंगों का समुदाय वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो ये रंग दिखाई देते हैं। हमने तो श्वेत रंग की प्रकाश किरण भेजी थी, लेकिन यहाँ अलग अलग रंगों में वो विभक्त हो जाती है, इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और किसके द्वारा हो रहा है, प्रिज्म के द्वारा हो रहा है। तो प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण ये कहलाता है। तो इस वर्ण विक्षेपण के बारे में भी अब आगे हमें डिस्कस करना पड़ेगा और सूत्रों का निर्माण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच क्या होता है, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश किरण गई, यहां से होकर के निर्गत चली गई, बी पे आ गई, फिर दूसरी प्रकाश किरण गई, ये वो वाई पे आ गई, और तीसरी प्रकाश किरण गई आर पे चली गई। तो इनके विचलन कोण अलग नहीं निकाले गए। एक का विचलन कोण जो है आपको दिखाई दे रहा है डेल आर दिखाई दे रहा है, एक का डेल वाई है, एक का डेल वी दिखाई दे रहा है। तो इनमें सबसे अधिक वाले और सबसे कम वाले का अंतर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये थीटा से दिखाई दे रहा है। विचलन कोण को हम थीटा से दिखा रहे हैं। तो बैगनी रंग और लाल रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा को प्रदर्शित किया जाए, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि लाल रंग का विचलन डेल आर तथा बैगनी रंग का विचलन डेल वी तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा हो तो क्या होता है, डेल वी बराबर डेल आर प्लस थीटा हो जाएगा। ये क्या कौन सा नियम लगता है आपका, बहिष्कोण वाले से चलता है, त्रिभुज के बहिष्कोण का। बहिष्कोण में क्या होता है, अंतर समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो थीटा निकलेगा, ये आर को इधर भेज देंगे तो ये डेल वी माइनस डेल आर हो जाएगा। तो ये एक सूत्र आ गया, इस सूत्र को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डेल वी माइनस डेल आर के बराबर हो जाएगा। ये डेल आर स्मॉल वाला लिख लो, चाहे मर्जी आपकी, इसमें कैपिटल नहीं लिखना चाहते तो स्मॉल भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा, रेड कलर के लिए आता है। अब पीछे मैंने प्रिज्म के कोणों के लिए बताया था, प्रिज्म का कोण का आपको एक सूत्र करके दिखाया था। अगर ध्यान हो आपको, सूत्र में फिर से वो दिखा दे रहा हूं आपको, सूत्र जो आपने निकाला है वो सूत्र जो था आपका पीछे बता दिया गया था, मैंने सूत्र बता दिया था। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सूत्र, अब यदि लाल रंग एवं बैगनी रंग की किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर और म्यू हो तो मान निकालना चालू करेंगे। तो ये सूत्र मैंने पीछे करके दिखाया था, वही बताने जा रहा था मैं। डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसमें मान रखना चालू करते हैं। एक बार आर की ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। और यही बैगनी के लिए लेंगे तो डेल वी आ जाएगा, तो यहाँ में वी आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और ये ए हो जाएगा। यही दोनों मान यहाँ पे देखो लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए इन्हीं दोनों को जो है रब करके घटा दिया था, क्योंकि थीटा का मान जो कितना बताया गया था वो डेल वी माइनस डेल आर बताया गया था। तो डेल वी माइनस डेल आर में रख देते हैं इनके मान, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो डेल वी का मान रखेंगे तो ये ऊपर वाला डेल वी का मान है कितना है, ये है आपका म्यू वी माइनस 1 इंटू ए है, और माइनस का यहाँ म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो ए तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर माइनस 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा,
तो ये क्या बचेगा, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यही बचेगा आपका, थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। तो ये सूत्र का निगमन आपको करना पड़ता है, ये वर्ण विक्षेपण के लिए आता है अधिकतर। तो उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। नंबर 1, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, जो कि ए है कोण आपका। तो ए पे निर्भर करेगा, जितना ज्यादा अधिक होगा, जितना अधिक होता है उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। नंबर 2, प्रिज्म के पदार्थ पर। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान भी अधिक होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों पर ही ये निर्भर करता है। अगला टॉपिक आ रहा है हम लोगों का वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब इसमें क्या है, ये वास्तव में ये अनुपात है इसका वर्ण विक्षेपण, यानी पीछे आया था थीटा और उसके मध्य वाले कोण में डेल्टा वी वाला यानी वाई वाला। किन्हीं दो, देख लो यहाँ पे, किन्हीं दो रंगों की किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। माध्य किरण वह किरण है जिसका अपवर्तनांक उन दो रंगों के किरणों के अपवर्तनांकों के औसत के बराबर होता है। औसत के बराबर ये सवालों में बहुत काम आएगा, ध्यान रखना बच्चों। तो मैं वो सूत्र लिख करके दिखा रहा हूँ। डेल वाई का जो मान होता है वास्तव में डेल वी प्लस डेल आर और बटे 2 होता है। तो ये ध्यान रखना है सूत्र, ये वो वाला है। अगर नहीं दिया है तो प्रश्नों में हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो सूत्र के रूप में वर्ण विक्षेपण क्षमता का ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, बैगनी और लाल रंग की किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण, और बटे में क्या है, माध्य किरण यानी पीले रंग की किरण का वर्ण विक्षेपण कोण हो गया। तो वास्तव में क्या हो गया, ओमेगा बराबर हो गया थीटा अपॉन डेल वाई, और थीटा का मान मैंने ऊपर बता दिया था कितना था, डेल वी माइनस डेल आर था, और बटे में डेल वाई हो गया। अब इनके मान हमें रखने पड़ेंगे, तो ये तो सूत्र हो गया, और मान रख करके हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है, जो कि यहाँ लिखी हुई है समीकरण नंबर 1, तो ये लिख लेंगे आप लोग भी। अर्थात ओमेगा का जो सूत्र हुआ डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई हो गया। लेकिन डेल वी का मान आपको पता है ये कितना है, म्यू वी है, माइनस का 1 है इंटू ए है। ऐसे ही डेल आर का मान निकालेंगे तो ये म्यू आर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा इंटू ए, और डेल वाई का मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ये सारे मान इसमें रख देते हैं, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डेल वी का मान रखवा दीजिए, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए आ गया, और माइनस का यहाँ म्यू आर हो जाएगा, माइनस का 1 और बट ए आ जाएगा, और बटे में कितना आ गया, ये म्यू आर माइनस 1 इंटू ए आ गया। ऊपर से ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, और बाहर ए आ गया, और बटे में कितना है बच्चों, ये है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, तो कितना आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर और बटे में म्यू आर माइनस 1। ये आपका ओमेगा का सूत्र आ गया है। कोणीय वर्ण विक्षेपण है ये, क्या है ये, नहीं, वर्ण विक्षेपण क्षमता है। क्या चीज है ये, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा है। ये किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, ये रैखिक, ये जो आपके कोणों के विचलन आ रहे हैं अपवर्तनांक, यानी पदार्थों के रंगों के युग्म पे निर्भर करेगा, ये उनके युग्म में कैसा अंतर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। एक ये उदाहरण दिया हुआ है आप लोगों को, चलिए इसमें देखते हैं उदाहरण में क्या दिया हुआ है। एक प्रिज्म का अपवर्तन का कोण दिया हुआ है, ये अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, मतलब ए का मान जो है आपको 60 अंश दिया हुआ है। उसके द्वारा उत्पन्न नीले रंग का, लाल रंग का और पीले रंग का, नीला यानी वायलेट कर देंगे, वी से दिखा देंगे, राड आर को लाल से दिखा देंगे, पीले को वाई से दिखा देंगे। तो चलिए इसमें न्यूनतम विचलन कोण दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं न्यूनतम कोण। तो वॉयलेट के लिए कितना दिया है, डेल वी का मान जो दिया हुआ है वो 53 अंश है। डेल आर का मान दिया हुआ है इन्होंने कितना, ये 51 अंश है, और डेल नीले है, लाल है और पीले, डेल वाई का मान दे रखा है इन्होंने कितना, ये दे रखा है 52। तो अब हमें ओमेगा का मान निकालना है। वर्ण विक्षेपण
ये पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बतानी है, यानी ओमेगा बताना है आपको। ओमेगा का सूत्र मैंने बता दिया था, डेल वी माइनस डेल आर है और बटे में डेल वाई है। मान रख दीजिए, डेल वी का मान देख लीजिए कितना है, 53 डिग्री है, माइनस का डेल आर का मान कितना है, 51 डिग्री है, और नीचे डेल वाई का मान कितना है, देखो ध्यान से, डेल वाई का मान है 52 डिग्री। तो कितना बच जाएगा, ये ऊपर से तो 2 डिग्री बच गया, नीचे से 52 डिग्री बच गया, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, यानी 1/26 आ गया। 1/26 का मान कितना होता, ये होता है 0.038। ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक उदाहरण है, बैगनी, पीले एवं लाल रंग के लिए किसी प्रिंट के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये दिए हुए अपवर्तनांक। पहले है बैगनी के लिए, यानी कि म्यू वी का मान दिया हुआ है कितना, 1.62। इसके बाद पीले रंग के लिए दिया है, यानी म्यू वाई दिया हुआ है कितना, 1.59। अब है लास्ट में दिया हुआ है लाल रंग के लिए, यानी इसको कहना चाहिए म्यू आर बराबर कितना दिया है, 1.52 दिया हुआ है। क्या करना है, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बतानी है, यानी ओमेगा बताना है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण या माध्य विचलन कोण दिया हुआ, तो हम पहले वाले प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ओमेगा बराबर है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। रख दीजिए मान। म्यू वी का मान कितना है, देखो ध्यान से, म्यू वी का मान है 1.62 माइनस म्यू आर का मान कितना है, 1.52, और बटे में म्यू वाई का मान है 1.59 और माइनस का 1 हो गया। जरा ऊपर घटा देते हैं, कितना बच जाएगा, 2 में से 2 गया 0 यहाँ, 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 बच जाएगा तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.59, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10/59। इसको हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.169। ये आपका आंसर हो गया। अब ये विचलन कोण दिया हुआ है, यदि कोणीय वर्ण विक्षेपण का माध्य विचलन कोण, यानी कि डेल वाई दिया हुआ है कितना, 40 अंश। चलिए देखते हैं, इनकी गणना करनी, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए देखते हैं, इसमें थीटा निकालना है आपको, यहाँ पे थीटा निकालना है। तो वास्तव में क्या होता है, ओमेगा बराबर है आपका थीटा अपॉन डेल वाई, तो इसमें थीटा का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू डेल वाई। डेल वाई का मान आप लोगों ने देख दिया कितना है, और ओमेगा का भी डेल वाई दिया हुआ है, ओमेगा का मान यहां से निकाल लेंगे। ये है 0.169 और डेल वाई का मान 40 अंश है, तो गुना कर लेंगे तो ये थीटा का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6.76 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं, क्या है, अब हम थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम वास्तव में होते कितने प्रकार, तो वास्तव में वास्तविक और आभासी 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी रियल और वर्चुअल स्पेक्ट्रम होते हैं। तो दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में पहला वास्तविक स्पेक्ट्रम बताया जा रहा है और दूसरा आभासी स्पेक्ट्रम। जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक स्पेक्ट्रम क्या होता है, वह स्पेक्ट्रम, यानी उस स्पेक्ट्रम को वास्तविक स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस स्पेक्ट्रम को उन सभी दशाओं में देखा जा सकता है जिन दशाओं में पर्दा दिखाई देता है, जैसे कि चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वास्तविक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। वास्तविक स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर तथा लाल रंग ऊपर की ओर होता है। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना, ये जो है आपका लाल रंग है और इधर नीचे वाला बैगनी रंग है। ये लाल रंग ऊपर होगा हमेशा और बैगनी रंग नीचे की ओर होगा, तो ध्यान रखना है, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर होता है। कब होता है, जब हमारा वास्तविक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये हम वास्तविक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वास्तविक स्पेक्ट्रम के केस में होता है। यहाँ से श्वेत प्रकाश ही आता है, ये अपने अपने अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, ये उत्तल लेंस है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ उत्तल लेंस लेकर के चलते हैं। ये पर्दा है आपका जिसपे ये प्रतिबिंब बनते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आभासी क्या होता है, आभासी स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और जिसे केवल एक विशेष दिशा में, यानी निर्गत किरण
खून की दिशा में ही देखा जा सकता है। चित्र बता ही रहा है इस चीज को। आभासी स्पेक्ट्रम में लाल रंग प्रिज्म के आधार की ओर और बैगनी रंग सबसे ऊपर की ओर रहता है। ये ध्यान रखना, बैगनी रंग ये वाला ऊपर की ओर रहेगा और ये लाल रंग जो है वो नीचे की ओर रहेगा। तो ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। आभासी स्पेक्ट्रम में रंगों के क्रम बदलने का कारण क्या है? वास्तव में निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर आभासी स्पेक्ट्रम बनता है। जब निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो सबसे अधिक विचलित होने वाली किरण बैगनी सबसे ऊपर दिखाई देती है तथा सबसे कम विचलित होने वाली किरण लाल सबसे नीचे आती हुई प्रतीत होती है। और आभासी स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम बदल जाता है। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि आभासी स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम बदल जाता है। लाल रंग नीचे आ जाएगा और बैगनी रंग हमारा ऊपर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। बैगनी रंग ऊपर आ जाएगा और ये लाल रंग जो है वो नीचे की ओर बन जाता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए बहुत आता है कि वास्तविक तथा आभासी स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। तो पहला अंतर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, किसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और किसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है। यानी आभासी को हम पर्दे पे नहीं बना सकते हैं, वास्तविक को पर्दे पर हम बना सकते हैं। दूसरा देखिए, इसे देखने के लिए किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कहीं से भी बैठ के हम इसको देख सकते हैं। लेकिन आभासी में इसे निर्गत किरणों की दिशा से ही देखा जाता है। निर्गत किरणों के पीछे जाकर नहीं देखेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। नंबर 3, इसमें बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर तथा लाल रंग ऊपर की ओर बनता है। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाता है। इसमें लाल रंग प्रिज्म के आधार की ओर तथा बैगनी रंग ऊपर की ओर प्राप्त होता है। तो ये तीनों अंतर आप लोगों को अच्छी तरह से याद करने हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम के बारे में। यहां से देखो, पहले शुद्ध वाले की बात कर लेते हैं। शुद्ध वाला भी बना करके आ रहे हैं। यहां से श्वेत किरण चली है आपकी एस से और ये लेंस दिया हुआ, लेंस से होकर गुजरने के बाद प्रिज्म पे आती है, प्रिज्म से होकर के फिर ये गुजरना चालू हो जाती है। तो गुजरने के बाद जो है ये फिर लेंस पड़ जाता है। लेंस से ये किरणें हमें बिल्कुल स्पष्ट लाल अलग रंग से दिखाई देती है और वाई अपना अलग रंग से दिखाई देता है, यानी कि लाल रंग अलग हो जाता है और बैगनी वाला अलग हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें जो किरणें आ रही, ध्यान से देखो, ये जो है आपको कुछ मिलते हुए रंग ये दोनों कहीं कहीं मिल जाते हैं, आपस में मिलते हुए दिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया, इतना सा ये अशुद्ध हो गया। तो इसी के कारण ये अशुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये अशुद्ध स्पेक्ट्रम हो गया और ये वाला शुद्ध स्पेक्ट्रम हो गया। इसके बारे में अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जरा शुद्ध स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या है शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों का पूरा होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, ये नंबर 1 दिया हुआ है, आपतित प्रकाश किरणों को संकीर्ण झिर्री यानी नैरो स्लिट से होकर आना चाहिए, बहुत पतली स्लिट से होना चाहिए। यदि आपतित प्रकाश संकीर्ण झिर्री से होकर आता है तो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश होने वाली किरणों की संख्या सीमित होगी, अतः शुद्ध स्पेक्ट्रम बनने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 2 क्या है, आपतित प्रकाश किरणों को परस्पर समांतर होना चाहिए। यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर है तो निर्गत प्रकाश में समान रंग की किरणें परस्पर समांतर होंगी, अतः एक उत्तल लेंस की सहायता से भिन्न भिन्न रंगों को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकस किया जा सकता है। नंबर 3 देखिए, प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। इस स्थिति में सभी रंगों का विचलन न्यूनतम होगा, अतः स्पेक्ट्रम को एक सीमित स्थान में प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्पेक्ट्रम सीमित स्थान पर प्राप्त होता है तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जब भी सीमित स्थान पर प्राप्त होगा तीव्रता उसकी बढ़ जाएगी और चटक रंग हमें दिखाई देगा। नंबर 4 देखिए, निर्गत प्रकाश किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाना चाहिए। निर्गत किरण प्रकाश में समान रंगों की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, अतः अवर्णक उत्तल लेंस की सहायता से भिन्न भिन्न रंग की किरणें लेंस के फोकस तल पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकस की जा सकती हैं, क्योंकि अवर्णक उत्तल लेंस की फोकस दूरी सभी रंगों के लिए एक समान होती है। तो इस तरीके से हम शुद्ध स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए ये कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब चलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इसमें कोई ना कोई प्रश्न रहता ही है। तो जरा इसको भी आप लोग ढंग से पढ़ लेंगे और यदि कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ लेंगे। वर्षा के समय यह हमेशा इंद्रधनुष दिखाई देता है।
तो वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसे ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष आप लोगों को वैसे देख ही रखा है। इंद्रधनुष भी बेचारा दो प्रकार से दिखाई देता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ये दोनों धनुष जो है आपको पता होना चाहिए। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाह्य किनारों पर और बैगनी रंग आंतरिक किनारों पर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर बनता है। अब इसमें एक खास कारण है, इंद्रधनुष जो है लाल रंग तथा बैगनी रंग का चाप जो है क्रमशः 42 अंश पे और 40 अंश के कोण पर बनते हैं। इस प्रकार प्राथमिक इंद्रधनुष का कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। यह अपेक्षाकृत चमकीला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के बैगनी तथा लाल रंग चाप 36 से 55 अंश और 52 अंश के कोण पर बनते हैं। इस प्रकार के द्वितीयक इंद्रधनुष की चौड़ाई जो है वो 3 डिग्री होती है। यह धनुष कुछ फीका होता है। इस तरह से आप लोग बता सकते हो इसके बारे में। अब थोड़ा सा चित्र के बारे में चलते हैं। चित्र में देख लीजिए, ये पहला बना हुआ है प्राथमिक धनुष। यहाँ देखो 42 अंश का कोण बन रहा है और ये 40 और 42 के बीच में कोण बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो 40 है और फिर ये 42 है। तो ये 40 वाला तो नीचे की ओर जा रहा है और 42 वाला ठीक ऊपर की ओर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और इस बुलबुले में से होते हुए आपको वापस यहाँ आग से दिखाई देती है, यानी बारिश की बूंदे ही है। बारिश की बूंदे से जाकर के टकरा करके ये वास्तव में इस तरह से यहाँ करके दिखाई देती है। और यहाँ देखो ये डबल इसका चलता है। डबल इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। अपवर्तन तो काम करता ही करता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार काम कर जाता है इसमें, इसलिए ये थोड़ा धुंधला बन जाता है, थोड़ा ऊपर बनता है। तो यही आपको दिखाया था। यहाँ पे रेड है, देखो यहाँ पे वॉयलेट कलर आपका, यहाँ पर जो है वॉयलेट है और ये रेड है, यानी कि लाल रंग जो है बाहर की ओर है और ये वॉयलेट नीचे की ओर है। इसमें उल्टा हो गया, ये जो बैगनी रंग है वो ऊपर की ओर हो गया और लाल रंग नीचे की ओर हो गया। तो इस तरह से द्वितीयक का चित्र भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये चित्र अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप लोग और बना लेंगे। इन दोनों में अंतर भी आपसे बहुत ज्यादा स्पष्ट करवाएंगे, क्या अंतर होता है। चलते हैं अंतर भी देख लेते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, इसमें लाल रंग जो है बाह्य किनारों पर तथा बैगनी रंग आंतरिक किनारे पे प्राप्त होता है प्राथमिक वाले में। द्वितीयक वाले में क्या होता है, इसमें बैगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पे प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, ये बैगनी रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। और नंबर 2, प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता अधिक होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है, अर्थात ये फीका दिखाई देता है। नंबर 3 है, इसकी चौड़ाई यानी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री कम होती है, यानी कि और इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री उससे अधिक होती है वास्तविक वाले से, यानी प्राथमिक वाले से। नंबर 4, यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है और यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। एक नीचे होगा तो एक ऊपर होगा ही पक्का है। तो नंबर 5, इसका निर्माण 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और इसका निर्माण 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये अंतर है 5। पांचों अंतर आप लोगों को स्पष्ट होने चाहिए। इंद्रधनुष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। नंबर 1, इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें हैं कुछ। नंबर 1, सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर हो, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, वर्षा के बाद आकाश साफ हो, सूर्य प्रकाश चमकीला हो तथा सूर्य के विपरीत ओर बादल हो, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, मध्याह्न में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता क्योंकि उस समय सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर नहीं होता। नंबर 3, द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश का अधिक अवशोषण होता है, अतः यह फीका होता है। अब स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए कोई उपकरण बनाया गया जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर या वर्णक्रममापी कहते हैं। ये स्पेक्ट्रोमीटर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लंबी सी दूरबीन जैसा दिखाई देता है और बीच में एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है जिसमें प्रकाश की किरण डाल करके हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। ये चित्र दिया हुआ है आपका स्पेक्ट्रोमीटर तथा इसके उपकरण का सरल चित्र प्रदर्शित है। नंबर 1 देखो क्या है, इसमें समांतरित है
कॉलीमेटर बोलते हैं इसको। और नंबर 2 है प्रिज्म का मंच यानी प्रिज्म टेबल, जो कि बीच में दिखाई दे रही, ये वाली प्रिज्म टिपर है, और ये आपका क्या है, समांतरित। तो नंबर 1 समांतरित, इसकी सहायता से प्रकाश किरणों को समांतर किया जाता है। ध्यान रखना है, इसकी सहायता से प्रकाश किरणों को समांतर किया जाता है। और इसके बाद अब हर एक का वर्णन धीरे धीरे दिया जाएगा आपको। यह है इसमें बताया हुआ इसी के बारे में। इसमें धातु की जो है 2 समान बेलनाकार नलियां होती हैं। पतली नली बाह्य सिरे पर एक संकीर्ण झिर्री S होती है। पेंच P1 की सहायता से झिर्री की चौड़ाई घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चौड़ाई नली के अंदर वाले सिरे पर अवर्णक लेंस L1 लगा होता है। ये आपका अवर्णक लेंस L1 लगा हुआ है। ये आपकी नलियां हैं, दो नलियां, एक नली ये है और एक नली है, एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकती हैं आसानी से। तो आपको एक लेंस यहाँ दिखाई दे रहा है और एक लेंस ये, देखो एक लेंस ये दिखाई दे रहा है और एक ये नेत्रिका दिखाई दे रही है। तो यहाँ दंडी चक्री व्यवस्था द्वारा चौड़ी नली के अंदर पतली नली को इतना चलाते हैं कि झिर्री अवर्णक लेंस के फोकस तल पर आ जाए। इस स्थिति में झिर्री से होकर लेंस तथा आपतित होने वाली किरणों तथा लेंस से निकलने के बाद परस्पर समांतर हो जाती हैं। समांतरित उपकरण के आधार पर स्थायी रूप से कसा रहता है। पेंच P2 की सहायता से क्या करते हैं, एक समांतरित अक्ष को क्षैतिज कर सकते हैं। प्रिज्म का मंच तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इसको फिर से पढ़ लीजिए क्या है। यह धातु की वृत्ताकार चकती का बना होता है जिस पर प्रिज्म को रखा जाता है। इस पर संकेंद्रीय वृत्त तथा समांतर रेखाएं अंकित रहती हैं। इस चकती के नीचे एक दूसरी वृत्ताकार चकती होती है जिसमें 3 समतलीय पेंच लगे रहते हैं। इन पेंचों की सहायता से प्रिज्म को क्षैतिज किया जाता है। प्रिज्म मंच एक ऊर्ध्वाधर छड़ के जुड़ी रहती है जिसकी सहायता से उसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। पेंच F की सहायता से किसी भी स्थिति में कसा जा सकता है। प्रिज्म मंच M को ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घुमाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया था आपको। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है, इसकी सहायता से प्रिज्म के निर्गत किरणों को एकत्रित कर शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है तथा प्रिज्म मंच की ओर से सिरे पर एक अवर्णक उत्तल लेंस L2 लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है जिसके बाहरी सिरे पर 2 या 2 से अधिक लेंसों से बनी नेत्रिका लगी होती है। इस नेत्रिका के सामने 2 लंबवत क्रॉस तार होते हैं। इस क्रॉस तार ही कहते हैं। नेत्रिका को हाथ से पकड़ करके नेत्रिका वाली नली में अंदर बाहर किया जा सकता है। अब पेंच की सहायता से दूरदर्शी के अक्ष को क्षैतिज में लाया जाता है। रैग पिनियन व्यवस्था द्वारा नेत्रिका वाली नली को भी अदृश्य वाली लंबी नली के अंदर चलाया जा सकता है। दूरदर्शी को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है जिसके सापेक्ष प्रिज्म मंच पर घूमता है तथा किसी क्षण उसकी स्थिति को असांकित वृत्तीय पैमाने C तथा 2 स्थिर वर्नियरों V1 और V2 की सहायता से नोट किया जा सकता है। वृत्तीय स्केल का तल क्षैतिज होता है तथा दूरदर्शी के साथ बराबर घूमता रहता है। दूरदर्शी को एक पेंच की सहायता से किसी भी स्थिति में स्थिर किया जा सकता है। कसने के बाद दूरदर्शी को सूक्ष्म गति देने के लिए एक स्पर्श पेंच भी लगा होता है। उपकरण के आधार पर 3 समतलकाणी पेंच लगे हुए होते हैं। अब आता है प्रिज्मों का समायोजन क्या करते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण एवं विचलन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, परंतु अनेक कार्यों में यह आवश्यक होता है कि निर्गत प्रकाश का विचलन हो किंतु वर्ण विक्षेपण न हो, वर्ण विक्षेपण हो किंतु विचलन न हो। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या दूसरी क्रिया को विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चूंकि फ्लिंट और ब्राउन कांच में प्रिज्मों की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः कांचों के बने प्रिज्म के संयोग से उपयुक्त दोनों क्रियाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 1 आ रहा है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। प्रिज्मों का अवर्णक संयोग, इस क्रिया में प्रकाश का विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता। ध्यान रखना, प्रकाश का विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके लिए क्राउन कांच और फ्लिंट कांच से बने प्रिज्म लिए जाते हैं और वे इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके अवर्णक कोण विपरीत ओर हों। अब यदि दोनों प्रिज्मों
द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर हो किंतु विपरीत हो तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है। ये आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, वर्ण विक्षेपण रहित, यानी कि ये जो है आपका इधर से गया और इधर निकल गया, लेकिन इसमें वर्ण एक साथ रह गया, वर्ण नहीं, विचलन नहीं हो पाया वर्णों का, इसलिए वर्ण रहित हो गया। तो इस स्थिति में परिणामी वर्ण विक्षेपण शून्य होगा। चित्र में सी क्राउन कांच का प्रिज्म तथा एफ फ्लिंट कांच का प्रिज्म दिया हुआ है। दोनों इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके अपवर्तक कोण ए डैश एक दूसरे के विपरीत हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म सी पर आपतित होती है तो वह उसे 7 रंगों में विभक्त कर देती है, परंतु प्रिज्म एफ जो कि सी के विपरीत रखा गया है इन रंगों को पुनः मिला देता है। इस प्रकार निर्गत प्रकाश श्वेत प्रकाश ही होता है। स्पष्ट है, प्रिज्मों के इस संयोग से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त नहीं हो पाता है, केवल उसका विचलन होता है। इस प्रकार का संयोग प्रिज्मों का अवर्णक संयोग कहलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है और इस तरह की व्यवस्था भी आपको याद रखना है। इसमें ध्यान रखना है, एक राउंड कांच का बना होता है, एक फ्लिंट कांच का बना होता है, दोनों अलग अलग कांच के बने होते हैं। अब इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, शर्तों को भी देख लेते हैं जरा। मान लो बैगनी व लाल रंग की किरणों के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वी और म्यू आर। अब क्राउन कांच के लिए प्रिज्म का कोण ए हो तो क्राउन कांच के लिए क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। थीटा का यह सूत्र होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब क्या होता है, इसी तरह बैगनी रंग तथा लाल रंग की किरणों के लिए फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक म्यू वी डैश ले लिया, म्यू आर डैश ले लिया। तो था इस प्रिज्म के कोण को जो है ए डैश ले रहे हैं, तो फ्लिंट कांच से प्रिज्म द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, तो ये थीटा डैश ले रहे हैं। तो क्या होगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश आ जाएगा। किंतु होता क्या है, संयोजन में कुल विचलन शून्य होती है, यानी इन दोनों का योगफल शून्य हो जाता है, यानी थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0 हो जाता है। रख देते हैं दोनों के मान, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और यहाँ म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो म्यू वी इसको इधर भेज देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी बटे में चला जाएगा, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, म्यू ब्रैकेट में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे में म्यू वी माइनस म्यू आर। ऋण चिन्ह क्या बताता है, इस बात का द्योतक है कि प्रिज्मों के कोण विपरीत दिशा में होते हैं और यही वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त है। तो आप लोग कर लेंगे आसानी से, समझ में आ गया होगा। अब हम इस दशा में परिणामी विचलन की बात करने जा रहे हैं। ये है परिणामी विचलन कितना होगा। तो मान लो माध्य किरण यानी पीली किरण के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वी म्यू वाई माइनस म्यू माई व म्यू डैश वाई है, ये दोनों हमने मान लिया। अब क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन यानी डेल वाई का मान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, और फ्लिंट कांच के लिए जब लेंगे तो यही सब कुछ डैश में हो जाएगा, इनकी डेल्टा डैश बराबर हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस 1 और ये ए डैश हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, परिणामी विचलन निकल जाएगा, तो कैपिटल डी बराबर क्या हो जाएगा, डेल वाई प्लस डेल वाई डैश, दोनों के मान रख दिए, म्यू वाई माइनस 1 ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब क्या करा गया इसमें से, अब हम ए डैश का मान जो है समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या होता है। तो समीकरण 1 में पहुंचते हैं, ये है समीकरण 1, यहां से ए डैश का मान बच्चों निकालना है। तो ए डैश का जब मान निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वी माइनस का म्यू आर और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये माइनस का रहेगा, लेकिन ध्यान रखना ये पूरा माइनस में रहना है, और ये आपका डैश वाला आ जाएगा, यानी ये इधर पहुंच जाएगा, और ए तो रहेगा ही रहेगा इसके साथ, ये ए रहेगा, और साथ में ये कितना हो जाएगा, म्यू बी डैश माइनस का म्यू आर डैश। ये पूरा मान जो है हमें वहां परिणामी में रखना है। तो देखते हैं वहां पे मान रखने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये परिणामी यहाँ पे रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वही मान यहाँ पे रख दिया, माइनस चिन्ह वो यहाँ पर आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या करा है, ये जो म्यू माइनस 1 और ए है ये बिल्कुल कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर भी से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे था नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दी गई, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये म्यू वाई माइनस 1 दिखाई दे रहा है आपका, और ये कॉमन आ चुका है। तो कॉमन आने के बाद जो है ये वास्तव में 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश का मान है, ये वाला जो मान है ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश का मान हम पीछे निकाल चुके हैं। तो कैपिटल डी बराबर कितना आ गया,
ये म्यू बाई -1 इंटू ए हो गया और 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश हो जाएगा। ये मान, ये वाला मान हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, इस वाले को पीछे हम निकाल। चलिए इसको कर लेंगे आप, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद जो ये मान आएगा बता दिया यहाँ पे, जहाँ डी जो है वो डी वाई 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश होगा। तो यहाँ पे दिखा दिया है ओमेगा का मान क्या है। ये क्राउन कांच के लिए प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता है। ये म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 हो जाएगा। और ओमेगा डैश जो है ये फ्लिंट कांच के लिए है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये परिणामी विचलन कोण आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक का ये पूछा जाता है बच्चों, परिणामी विचलन तो कैपिटल डी से दिखाया हुआ है, तो आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से। अब चलते हैं आगे दूसरे नंबर पे, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इस क्रिया में प्रकाश का केवल वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन नहीं, अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इसके लिए भी क्राउन कांच और फ्लिंट कांच की जरूरत पड़ती है। दो पतले प्रिज्म दिए जाते हैं, उन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि उनके कोण परस्पर विपरीत हो। पहले कोण एक साथ थे लेकिन अब की विपरीत हो गए। यदि पहले प्रिज्म के साथ माध्य किरण का विचलन दूसरे प्रिज्म के द्वारा माध्य किरण के विचलन के बराबर तथा बिल्कुल विपरीत हो तो कुल विचलन शून्य होगा। अतः विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त होगा। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म सी पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। दूसरा प्रिज्म एफ इन रंगों को विपरीत दिशा में मोड़ देता है। माध्य किरण का विचलन परिणामी शून्य होने पर निर्गत प्रकाश में माध्य किरण आपतित प्रकाश के समांतर होती है। इस स्थिति में सभी रंगों की किरणें लगभग आपतित में समांतर होती है। यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है। यहाँ से किरणें जा रही हैं, ये पहले मुड़ती हैं, फिर ये दूसरे में भी मुड़ जाती हैं, और ये बाद में देखो ये सारे के सारे आपतित होकर के समांतर हो जाते हैं। ये विचलन रहित क्या है हमारे पास, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। इसमें विचलन नहीं हो रहा है, देखो ये जू का तू है, ऐसी प्रकाश की किरणें समांतर ही जा रही है। चलते हैं इसके बारे में भी देखते हैं क्या हुआ है, कैसे डेरिवेशन इसका चलेगा। ये यहाँ पे शर्त है इसकी, चित्र तो बता ही दिया हमने। माध्य किरण के लिए क्राउन एवं कांच, और ऐसा ध्यान रखना इनके कांच अलग अलग है। क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच की वैरायटी है। इनके अपवर्तनांक क्रमशः अलग अलग ले लिए। म्यू वाई डैश है और ये म्यू वाई पहले का है और म्यू वाई डैश दूसरे का है। यदि प्रिज्मों के कोण क्रमशः ए और ए डैश ये पहले ले चुके हैं तो प्रिज्म का माध्य किरण के लिए विचलन डेल वाई का मान क्या होता है, म्यू वाई -1 इंटू ए हो जाएगा। और दूसरे के लिए जिसमें डैश लगा देंगे, म्यू वाई, ये डेल वाई डैश बराबर म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश। अब इन दोनों का क्या लिया हमने, परिणामी ले लिया। इन परिणामी दोनों का 0 होना चाहिए, दोनों को रख दिए मान रखने के बाद इसको उस पार भेजेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो ए अपॉन ए डैश का मान ये निकल के आ जाएगा समीकरण 1 से। तो इसको अब आगे क्या करते हैं, ऋण चिन्ह किस बात को बता रहा है, प्रिज्म के कोण विपरीत दिशा में होते हैं, ये इस चीज को बता रहा है। यही विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त है। ये आवश्यक शर्त आप लोगों को तैयार करनी है। अब लेते हैं परिणामी वर्ण विक्षेपण कैसे करते हैं। तो मान लिया बैगनी या लाल रंग की किरणों के लिए क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वी और म्यू आर और म्यू डैश वी व म्यू डैश आर है। तो क्राउन कांच के लिए पहले लेंगे तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, और ये आ जाएगा फ्लिंट कांच के लिए, उसमें डैश लग जाएंगे दोनों में। अब ये दोनों का परिणामी निकालेंगे तो परिणामी ये दोनों जुड़ जाएगा आपका। जुड़ने के बाद इसके मान रख दिए हैं, मान जब रखेंगे तो ये माइनस फिर आएगा। ये समीकरण नंबर पीछे से यार जो पिछला मैंने बताया था आप लोगों को, ये वही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही हम लोगों ने पहले बताया था। इसी को जो है आपको वहां पे रखना है। तो चलो रख देते हैं यहाँ पे, ये मान हमने यहाँ पे रख दिया उठा करके। ये मान रखने के बाद जो है इसमें क्या हुआ है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है इसी को हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद यहाँ तो 1 बच जाएगा, और बाकी यहाँ पे चूंकि दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो ये ऊपर नीचे गुणा कर दी गई है। तो ये ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा का मान बन जाता है। तो ये वास्तव में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल वाई और ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। चलिए अब आते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है ये, और ये विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है। चलो देखते हैं नंबर 1, इस क्रिया में प्रकाश का केवल विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, इस क्रिया में प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन नहीं होता, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है।
नंबर 2, इसमें प्रयुक्त क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्मों के कोणों का अनुपात निम्न होता है, और इसमें क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के प्रिज्मों के कोणों का अनुपात निम्न होता है, यानी ये दिया जाता है। इसमें a अपॉन a डैश बराबर माइनस का म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर होता है। इसमें क्या होता है, a अपॉन a डैश बराबर माइनस का म्यू बी डैश माइनस 1 अपॉन म्यू बी माइनस 1 हो जाता है। नंबर 3, इस क्रिया का उपयोग प्रिज्मों के अवर्णक संयोग की रचना में किया जाता है, और इस क्रिया का उपयोग समाक्ष दृष्टि से स्पेक्ट्रोस्कोप में किया जाता है। तो ये इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं स्पेक्ट्रमों के प्रकार, तो बता ही दे देते हैं मैंने पीछे। अब आते हैं स्पेक्ट्रम के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और नंबर 2 होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है या अन्य विधि से ऊर्जा दी जाती है, तो इस स्थिति में ऐसी आती है एक स्थिति कि जब वस्तु से प्रकाश निकलने लगता है। इस स्थिति में वस्तु तापदीप्त कहलाती है। तापदीप्त वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी किसी लोहे को गर्म किया जाए, जब वो लाल होकर चमकने लगे तो उससे जो प्रकाश निकलता है उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतत स्पेक्ट्रम यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं और किन्हीं भी 2 रंगों के बीच की कोई पृथक्करण रेखा नहीं होती है। इस स्पेक्ट्रम के किनारे पर बैंगनी रंग तथा दूसरे किनारे पर लाल रंग होता है। अन्य रंग इन दोनों रंगों के मध्य विद्यमान रहते हैं। स्पेक्ट्रम के किसी निश्चित बिंदु पर स्पेक्ट्रम की तीव्रता महत्तम होती है। इसके दोनों ओर तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। ज्यो ज्यो वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, महत्तम तीव्रता का बिंदु बैंगनी रंग क्षेत्र की ओर हटने लगता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कार्बन आर्क, विद्युत बल्ब, तेल के लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला, सूर्य आदि से स्पेक्ट्रम संतत प्राप्त होते हैं। संतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब दूसरा आता है रैखिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर पतली व चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। जैसे आपको ये काली पृष्ठभूमि है, इस पर ये चमकीली, एक लाल रंग की दिखाई दे रही है, हरे रंग की दिखाई दे रही है, नीली रंग की दिखाई दे रही है, बैंगनी रंग की दिखाई दे रही है। ये हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया। चलिए देखते हैं आगे क्या। रैखिक स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा का एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है। प्रयोगों से पता चलता है कि प्रत्येक तत्व का निश्चित रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, और प्रत्येक तत्व के रैखिक स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निश्चित होती है, उनके तरंगदैर्ध्य भी निश्चित होते हैं। इस प्रकार किसी स्पेक्ट्रम की रेखाओं को देखकर तथा उसकी तरंगदैर्ध्य को नापकर यह पता लगाया जा सकता है कि प्रयोगाधीन स्पेक्ट्रम किस तत्व का है। जैसे कैडमियम के स्पेक्ट्रम में लाल रंग की रेखा तथा हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में 4 रेखाएं लाल, हरी, नीली और बैंगनी परिलक्षित होती हैं। सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 पीली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें D1 व D2 कहते हैं। इन रेखाओं के संगत तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं? 5890 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5896 एंगस्ट्रॉम होता है। यह स्पेक्ट्रम गैसों और धातुओं की वाष्पों के भीतर परमाणुओं की ऊर्जा अव्यवस्थित यानी अवस्थाओं के मध्य संक्रमणों से उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकाश के कारण प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि गैस या वाष्प परमाणु अवस्था में आने के कारण ही रैखिक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। अतः एक प्रकार के स्पेक्ट्रम को परमाणु स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। ये बिना परमाणु में बदले स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होते हैं। अब आते हैं बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो इस तरह से बैंड यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है इस तरह से बैंड बनता हुआ, तो यही है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी भिन्न भिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। ये पट्टियां एक सिरे पे चमकदार तथा दूसरे सिरे पर धुंधली हो जाती हैं। अधिक शक्तिशाली स्पेक्ट्रोमीटर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि बैंड स्पेक्ट्रम कई रेखाओं से मिलकर के बनता है। ये रेखाएं चमकीली सिरे की ओर सघन और धुंधली सिरे की ओर विरल हो जाती हैं। यह स्पेक्ट्रम उन गैसों से प्राप्त होता है जो तापदीप्त अवस्थाओं में परमाणुओं के रूप में रहती हैं। अतः इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उदाहरण दे रखा है इन्होंने, गैसलर ट्यूब में कम दाब तथा कम विभवांतर पर विद्युत विसर्जन करने पर बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
कार्बन के अधिकांश यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आदि बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। बुनसन ज्वाला का नीला भाग जिसमें कार्बन तथा साइनोजन यानी सीएन आदि आणविक अवस्था में रहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। अब आते हैं हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम पे। क्या है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम? ये दिखाई दे रहा है आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस, द्रव या गैस से गुजारा जाता है तो ये पदार्थ अपने प्रकृति के अनुसार कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? स्पेक्ट्रम में अवशोषित प्रकाश के स्थान पर काली रेखाएं या काली पट्टियां दिखाई देती हैं। इसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे है दिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश को ठंडी सोडियम वाष्प में गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम में D1, D2 के स्थान पर दो काली रेखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार श्वेत प्रकाश के मार्ग में पोटेशियम परमैंगनेट का अत्यंत तनु विलयन रख देने पर स्पेक्ट्रम के हरे भाग में काली पट्टियां दिखाई देती हैं। इस तरह श्वेत प्रकाश के मार्ग में आयोडीन से भरी कांच की नली रख देने पर स्पेक्ट्रम में प्रत्येक रंग में काली रेखाएं पड़ती हैं। यही हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता है। ये चित्र में दिखाई दे रहा है, कार्बन आर्क है, सोडियम वाष्प है, वाष्प ली गई है और यहाँ से स्लिट लगाया गया और ये आपका लेंस निकलने के बाद फ्रिंज से पर्दा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काले रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। उन्हीं को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आगे चलते हैं जरा हम लोग। अवशोषण स्पेक्ट्रम के भी तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 सतत स्पेक्ट्रम, सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम। नंबर 2 अदीप्त रैखिक स्पेक्ट्रम और नंबर 3 अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। ये सारी चीजें वैसी हैं जैसे पिछले उसमें थी। चलिए फिर भी देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश को नीले कांच से गुजारते हैं तो वह केवल नीले रंग के प्रकाश को जाने देता है, शेष रंगों को अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार लाल कांच केवल लाल रंग को ही जाने देता है, शेष रंगों को अवशोषित कर देता है। ये सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम हुआ। जब श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ से गुजरता है तो वह पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कई रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे स्पेक्ट्रम में रंग अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को संतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। नंबर 2 अदीप्त रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो वह पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अवशोषित कर लेता है, जिससे स्पेक्ट्रोमीटर में काली रेखाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अदीप्त रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आ जाओ दीप्त वाले में क्या होता है? दीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ में से गुजारते हैं तो उन पर विभिन्न रंगों के मध्य काली पट्टियां दृष्टिगोचर होती हैं, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम चलते हैं उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में अंतर। ये है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और ये अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखते हैं उत्सर्जन और अवशोषण में क्या अंतर है। तो नंबर 1 लेते हैं। ताप दीप्त वस्तुओं के सीधे प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जब तक वस्तु गर्म नहीं होगी, उससे जो प्राप्त नहीं होगा ताप से प्रकाश, तब तक हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम नहीं देख सकते हैं। अब क्या है? ताप दीप्त वस्तुओं में अवशोषण में है ये। ताप दीप्त वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारने के बाद प्राप्त काली रेखाओं की पट्टियों को हम क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो काले रंग की पट्टियां दिखाती है, अधिकतर काली होती हैं और ये कलर्ड होती हैं, रंग से ही। इसमें प्राप्त विभिन्न रंग पदार्थ की प्रकृति और अवस्था पर निर्भर करते हैं। इसमें प्राप्त काली रेखाएं या काली पट्टियां पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यही दो अंतर है। इन दोनों अंतरों को आप लोग याद करेंगे और अपने उसमें लिखेंगे। चलिए अब आता है किरचॉफ का ये नियम है, एक वर्णात्मक अवशोषण नियम। ये आपको अच्छी तरह याद करना है, क्या है अवशोषण नियम और कैसे अपना काम करता है। नियम देख लेते हैं। यदि कोई उच्च ताप या जिन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करता है, कम ताप पर उन्हीं रेखाओं को अवशोषित भी कर लेता है। जैसे सोडियम वाष्प के स्पेक्ट्रम में दो पीली रेखाएं D1 और D2 प्राप्त होती हैं, किंतु जब श्वेत प्रकाश को ठंडी सोडियम वाष्प से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम में D1 और D2 रेखाओं के स्थान पर दो काली रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी इसने अवशोषित कर लिया। किसी वस्तु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उस वस्तु की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये इसका काम है जो हमारे काम आता है।
चलते हैं सौर स्पेक्ट्रम। सौर का भी आपने पता है, सौर स्पेक्ट्रम या फ्रॉनहोफर रेखाएं, इसके बारे में नाम को बहुत अच्छी तरह याद करना। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, तो ये कम से कम याद रखना है। सामान्यतः सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जिसे हम सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं, संतत स्पेक्ट्रम होता है, किंतु शक्तिशाली स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा सौर स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर हमें काली रेखाएं भी दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम ध्यान रखना बच्चों, इसे 1802 में वोल्स्टन ने देखा था। इसका नाम अच्छे से याद रखना, सबसे पहले इसने वोल्स्टन ने देखा था, और किंतु इसका विधिवत अध्ययन जो किया था वो जर्मनी फ्रांस वैज्ञानिक जो वो फ्रॉनहोफर ने किया था। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं इसका नाम दिया जाता है, अतः उन्हीं की स्मृति में इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। फ्रॉनहोफर रेखाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता तथा उसके तरंग दैर्ध्य की माप की। उन्होंने बताया कि इन रेखाओं की स्थिति सदैव वही होती है। उन्होंने उन रेखाओं के नाम दिए, ए बी सी डी आदि रखने चालू किए। अब इसमें क्या होता है वो आपको आगे बताया गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, के है, एच है, जी है, एच है, ई डी सी बी ए, ये सारे नाम दिए हैं। लाल रंग में ए था, नारंगी रंग में सी और बी है, पीले रंग में डी है, हरे रंग में ई और एफ है, नीले में क्या है, जी है, और जामुनी में एच है, और बैगनी में के है। ये सौर स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं थी जो उन्होंने वर्णन करा था। ये फ्रॉनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति इसमें बताई गई है। ये वर्णमंडल होता है, ये आपका प्रकाश मंडल है, और ये बीच में नाभिक दिखाई दे रहा है। नाभिक है, प्रकाश मंडल है, और ये वर्णमंडल है जहां से रंग विभक्त होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए लाल भाग में, बी और सी नारंगी भाग में बता दिया मैंने, डी पीले भाग में बनती हैं, ई और एफ हरे भाग में होती हैं, जी नीले भाग में होती हैं, और एच जामुनी भाग में, की बैगनी भाग में, जैसा कि चित्र में दिखाया था। फ्रॉनहोफर ने केवल 576 रेखाएं देखी थी, किंतु अब इनकी संख्या लगभग 20,000 से अधिक हो चुकी है। रेखाओं की उत्पत्ति का कारण क्या था ये भी देख लीजिए। फ्रॉनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का कारण की व्याख्या किरचॉफ के वर्णात्मक अवशोषण नियम की सहायता से की जा सकती है, यानी कि जिस रंग का धातु होगी वो जिस रंग का उत्सर्जन करते हैं उसी रंग को ये अवशोषित कर लेते हैं। ये इसका आधार बनाया गया था। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे नाभिक कहते हैं का ताप जो है बहुत अधिक होता है, जिसके चारों ओर तापतीत गैसीय का वातावरण बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का ताप कई लाख अंश सेल्सियस होता है। इसमें अत्यधिक दाब पर धातुओं की वाष्प तथा गैसें विद्यमान होती है। प्रकाश मंडल के चारों ओर का वातावरण वर्णमंडल कहलाता है। इसका ताप लगभग 6000 केल्विन। वर्ण मंडल में कई धातुओं का वाष्प मौजूद रहता है और गैसें प्रकाश मंडल की तुलना में कम ताप पर तथा कम दाब पर उपस्थित रहती है। प्रकाश मंडल में उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, किंतु जब प्रकाश मंडल वर्णमंडल से गुजरता है तो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों की वाष्प उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अवशोषित कर लेती है, जिन्हें अधिक ताप परिवेश में उत्सर्जित करती है। अतः सौर प्रकाश स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं आ जाती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इतना ही नहीं, जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों की कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण कर लेती है और सूर्य स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाओं संख्या बढ़ जाती है। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या है प्रश्न, सोडियम लैंप के प्रकाश में नीले रंग की वस्तु कैसे दिखाई देगी। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर भी इसका दिया हुआ है। देखो, अपारदर्शी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। अब नीले रंग की वस्तु पर जब प्रकाश डाला जाता है तो वह केवल नीले रंग के प्रकाश को ही परावर्तित करेगी, शेष रंग को क्या करेगी, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जब नीले रंग की वस्तु को सोडियम लैंप के प्रकाश यानी पीले रंग में रखा जाता है तो वह पीले रंग को अवशोषित कर लेता है और किसी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है, अर्थात वो काली दिखाई देगी। प्रश्न 2 है, कभी कभी सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है ऐसा। तो जब सूर्य चंद्रमा पतले बादल से ढके होते हैं तथा तभी प्रभाव मंडल दिखाई देता है। वास्तव में बादल में बर्फ के ढेर सारे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इन बर्फीले क्रिस्टलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण प्रभाव मंडल दिखाई देता है।
ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना, मुझे पता चलता रहे हाँ मेरा वीडियो सही बन रहा है या नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।